अपने यहाँ जो एग्जाम्स है ना, आईआईटी, पीएमटी, यूपीएससी, बस इनमें एक रेस लगाई जाती है। इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया 2021 के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करता है, इसमें क्या क्या कमी हो सकती है और कैसे हम इन कमियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति बहुत ही ज़रूरी विषय है। ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का तीसरा पार्ट। आइए जानते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 29 जुलाई 2020 को HRD मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई। हमारे देश में ये बदलाव लगभग 34 सालों के बाद हुआ है। इससे पहले जो नीति चल रही थी वो 1986 में बनी थी। शिक्षा समाज और देश का आधार होता है। शिक्षा से ही देश का विकास तेजी से किया जा सकता है। साल 2020 में संसद में नई शिक्षा नीति लाने के लिए बिल पास किया गया था। ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए बदलाव किया गया था। समय के साथ बदलाव लाना जरूरी होता है ताकि देश का विकास तेजी से हो सके। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज देकर बच्चों की एबिलिटी को बढ़ाना है। इस नई शिक्षा नीति से बच्चों में नई नई चीज़ें सीखने के प्रति इंटरेस्ट जगाना है, ताकि भविष्य में बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी के इंतजार के बिना अपनी काबिलियत के अनुसार एक बेहतर भविष्य बना सकें। इसके अलावा हमारी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देना भी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इस नई पॉलिसी के तहत शिक्षा के सिलेबस को 5+3+3+4 के मॉडल में तैयार किया गया है, जो पहले 10+2 के आधार पर था। 5+3+3+4 का मतलब है पहले 5 साल फाउंडेशन कोर्स, जिसका उद्देश्य बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए नींव तैयार करना है। इन 5 सालों के सिलेबस को NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्राइमरी की 3 यानी कि नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस नई पॉलिसी की वजह से बच्चों पर बुक्स का बोझ कम हो जाएगा और बच्चे सीखने के प्रोसेस को मजा लेते हुए सीखेंगे। इसमें 3 साल से 8 साल के बच्चों तक को कवर किया जाएगा। इसके अलावा 3 सालों में 3rd, 4th, 5th क्लास को शामिल किया गया है। इसे प्रीपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है। 8 से 11 साल तक के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इन क्लास के बच्चों को मैथ, आर्ट, सोशल साइंस और साइंस जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 3 साल को मिडिल लेवल माना जाएगा। इसमें 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चे शामिल किए जाएंगे। इन बच्चों को एक फिक्स सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इस लेवल के लिए बच्चों की उम्र 11 से 14 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि इन बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन भी दिया जाएगा। बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी, ताकि वो भी छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और ऐप्स के बारे में समझ पाएंगे। फिर आता है अगला स्टेज, जिसे सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है। 9th से 12th तक की पढ़ाई 2 स्टेज में होगी, जिसमें विषयों का डीप इंसाइट दिया जाएगा। बच्चे अपने मनपसंद विषयों को पढ़ पाएंगे। इस तरह नई शिक्षा नीति के माध्यम से न केवल बच्चों के सिलेबस में बदलाव होगा, बल्कि बच्चों में शिक्षा पैटर्न में भी इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा कुछ और भी बदलाव हुए हैं, जैसे कि क्लास 6 से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही लोकल लेवल पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट जैसे विषयों को भी लागू कर इसे बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारी तो पॉलिसी में कही गई बातें थी, लेकिन अभी हम 2024 में पहुंच गए हैं। आप अपने नज़दीकी स्कूलों में जाकर देख सकते हैं कि इसमें से कितना ही फॉलो किया गया है और कितना नहीं।
पॉलिसी में कहा गया था कि 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को कम किया जाएगा। अब क्लास 3rd, 5th और 8th के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो बच्चों की क्षमता को समय समय पर टेस्ट करेगा। इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ऐसा बताया गया था कि इस शिक्षा नीति के अनुसार मार्कशीट पहले की तरह तैयार नहीं की जाएगी, उसमें भी काफ़ी बदलाव होगा। अब जो मार्कशीट तैयार होगी इसमें न केवल बच्चों के सब्जेक्ट के नंबर होंगे बल्कि उनके व्यवहार, मानसिक क्षमता और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के प्रति ही नहीं बल्कि अन्य एक्टिविटी में भाग लेने के लिए भी मोटिवेशन मिलेगी। बताया गया था कि ये पॉलिसी सिर्फ स्कूल लेवल पर ही नहीं बल्कि कॉलेज लेवल पर भी कई सारे बदलाव लाएगी। अब कॉलेज के सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि जो बच्चे 12th में ख़राब रिजल्ट की वजह से अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते थे उनको एक और मौका दिया जाएगा। जिन बच्चों के नंबर 12th में कम हैं वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे उनको 12th के रिजल्ट के साथ जोड़कर एक नया रिजल्ट तैयार किया जाएगा और फिर इसके अनुसार बच्चे अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, अब ग्रेजुएशन कोर्स को 3 और 4 साल में बांट दिया जाएगा। पहले ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए 3 या 4 साल के कोर्स को पूरा करना होता था, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। बीच में अगर कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ दे तो उसे डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि कोई बच्चा 1 साल के बाद कोर्स छोड़ देगा तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वहीं अगर कोई बच्चा 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 3 साल के बाद उन्हें बैचलर डिग्री दी जाएगी। यदि कोई स्टूडेंट 4 साल का कोर्स करता है तो उसे रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। इससे उन बच्चों को फ़ायदा होगा जो कॉलेज के बीच में किसी कारण की वजह से पढ़ नहीं पाते थे, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर बाद में वो कभी ग्रेजुएशन पूरा करना चाहें तो उन्हें दोबारा शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था वो दोबारा वहीं से शुरू कर सकते हैं। इन सारी बातों से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इससे हमारे देश की स्थिति बदलेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य एक ऐसा सिस्टम विकसित करना था जो हमारे देश के विकास में अपना योगदान दे सके। इससे न केवल स्कूल कॉलेज के सिलेबस में बदलाव आएगा बल्कि मनमानी फीस वसूलने का काम भी बंद हो जाएगा। अब सभी स्कूल और कॉलेज के लिए फीस निर्धारित होगी। इस नीति का शायद आगे चल के बहुत सारा फ़ायदा हो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अभी तो मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता। कहा गया था कि स्कूल में संस्कृत पर भी ध्यान दिया जाएगा, कॉलेज में भी आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा ताकि साइंस स्टूडेंट भी अपनी योग्यता को बढ़ा पाएँ। ये तो इस पॉलिसी की खूबियाँ हैं, लेकिन जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसकी कुछ कमियाँ भी होती हैं। आइए जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कमियों के बारे में। वैसे तो NEP 2020 को तैयार करने में टीचर, स्कूल, वैज्ञानिक और पेरेंट की बातों को ध्यान में रखा गया था, फिर भी कई जगह पर हम इसे वास्तविकता से दूर कह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने नियम बना सकते हैं, इसमें केंद्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती। अपने देश की राजनीति को समझते हुए हम ये समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है और किस लेवल पर ये पॉलिसी फॉलो होगी। साउथ इंडिया के साइड में पहले से ही भाषाओं का विरोध हो रहा है, तो साउथ के तरफ शायद ही ये सिस्टम लागू हो पाएगा। इसके अलावा इस नीति में 4 मेन कमियां हैं। पहला है कि इसमें GDP के 6% हिस्से को खर्च करने की प्लानिंग की गई थी। इसके पहले साल यानी कि 2020 के पहले 3% से भी कम शिक्षा पर खर्च किया गया था। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि अचानक से सरकार इसे दुगना कैसे करेगी।
इससे पहले भी सरकार ने शिक्षा पर 6% खर्च करने की बात कही थी, लेकिन कर नहीं पाई। इसी वजह से ये पॉलिसी वास्तविकता से दूर होती दिखाई देती है। दूसरा है, इंग्लिश को 8 तक ऑप्शनल रखना भी सही फैसला नहीं कहा जा सकता। इसके खराब प्रभाव को हम पहले से ही झेल रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश भारत की दूसरी ऑफिशियल भाषा के रूप में माना जाता है। ऐसे में अगर ये कंपलसरी नहीं होगा तो लैंग्वेज गैप और बढ़ जाएगा। इस तरह बच्चों के लिए दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। फ्यूचर में वो बाहर नहीं जा पाएंगे या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें इंग्लिश की वजह से बच्चों को फेस करनी पड़ेंगी। तीसरी कमी है मल्टी डिसिप्लिन की। वैसे तो इस पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिन के रिजल्ट को ध्यान में रखा गया है, लेकिन इसकी कमियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। चौथी कमी मेरे हिसाब से ये है कि इसके अलावा इसमें कुछ आवश्यक विषयों जैसे कि इन्वायरमेंट स्टडी, वोमेन स्टडी, कल्चर स्टडी जैसे टॉपिक मिसिंग हैं, जो कि इस पॉलिसी में होने चाहिए थे। चलिए मान लेते हैं कि इन सारी कमियों को सरकार फ्यूचर में चेंज कर देगी या फिर इसमें बदलाव कर देगी, लेकिन इन सब के बाद भी एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि जब तक अध्यापक अपडेटेड और डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तब तक कितना भी बदलाव लाया जाए सब बेकार ही है। इसीलिए इस पॉलिसी में टीचर ट्रेनिंग, प्रॉपर फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी था, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किए गए हैं। गुरुकुल से लेकर शिक्षा स्कूलों तक कैसे पहुंची, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम और मिडबल एजुकेशन सिस्टम वाली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम कौन सा था। मेरे हिसाब से तो हमारे देश का गुरुकुल सिस्टम सबसे बढ़िया था। अगर उसमें से कुछ कमियों को हटा दिया जाए, जैसे कि कास्ट सिस्टम या फिर और भी 2-3 कमियां हैं, अगर उनको हटा दिया जाए और फिर से गुरुकुल सिस्टम को लाया जाए तो उससे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। खैर, मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू का इंतज़ार रहेगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।